इंडिया में हम जिन चीज़ों को बड़ा आम और मामूली समझते हैं, कुछ देशों में उन्हीं चीज़ों की कितनी खास जगह होती है। इस एक चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब औरतों को खुद यह करते अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम शाहीन है और मैं केरला के गांव में रहती थी। माँ बाप बहुत गरीब थे और हम 2 भाई व 1 बहन थी। भाई की शादी के बाद मेरी शादी की बारी आई थी। मैं एक खूबसूरत और सीधी सादी लड़की थी। पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाई थी और माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी थी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पे आया हुआ था। यह रिश्ता मेरी मौसी ने करवाया था, पर मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। उसका नाम अरमान था और वह देखने में बिल्कुल ही ऐसा हट्टा कट्टा जवान और खूबसूरत मर्द था जिसकी हर लड़की को चाहत होती है। शादी की पहली रात से ही मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, पर मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे शौहर ने मुझे उसका सामान पैक करने के लिए बोल दिया, क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा और अरमान वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति अरमान से कहा, मैं उनके बगैर अकेले यहाँ कैसे रहूँगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर अरमान भी बहुत दुखी हुए और बोले, मेरी जान, मैं चाह कर भी यहाँ नहीं रुक सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं 1 महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन कंपनी ने मुझे अचानक ही उसकी छुट्टियां कैंसिल करके वापस बुला लिया है। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना कितना मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर अरमान बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज़्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे, इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा, इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर अरमान हंस पड़े और कहने लगे, यह तुम्हारे इलाकों में पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर वहाँ तो पानी एकदम साफ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं जो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरत के घर में यह लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ तो वापस फिटकरी लेकर जरूर जाता हूँ। अरमान की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि अरमान की जुदाई थी। मैंने उनके सामने सामान में फिटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए उससे कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हमने एक दूसरे को जाना भी नहीं था और अभी हमने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता देखकर अरमान कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें जल्दी बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। पर मैं जानती थी ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी सास और नंदों ने तो मेरे आंसुओं को भी ड्रामाबाजी करार दे दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपने बेटे और भाई की जुदाई बर्दाश्त कर रही हैं। खैर, अरमान मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता मैं बहुत ज़्यादा रोती। उनकी माँ तो फ़ोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराइयां करती। घर पर उनका काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मैं 2 घड़ी आराम करने बैठती तो मेरी सास और नंदे मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देती। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी।
और फिर एक दिन अरमान ने मुझे बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वे सारी कार्रवाइयाँ पूरी कर चुके थे। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। यह सुनकर मैं खुश हुई। वहीं मेरी सास और नंदों के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। अरमान से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है। अरमान ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या अभी कुछ दिनों पहले ही तो आप 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और फिर 15 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे ज़्यादा वजन के पैसे भी भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का सऊदी औरतें क्या करती हैं। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। पर कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर अरमान को देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की फिक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकालकर उन्हें दे दी, लेकिन ना जाने वह किसी को दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वे मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए। मुझे उसके बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला और ना ही याद रहा कि वे फिटकरी किसे और क्यों देकर आए हैं। अरमान की प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरमान ने मुझे अपने पास बुला लिया है। अगले 2 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 2 महीने के बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, तो बेहतर होगा तुम लौट जाओ। अरमान की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा आपके बगैर वहाँ क्या पड़ा है? मेरी आपके बगैर वहाँ क्या ज़िंदगी गुजर होगी? मैं तो अपने सब रिश्तेदारों को बोलकर आ गई हूँ कि मैं अब हमेशा आपके पास रहूँगी। वैसे भी वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? वह कहने लगे कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। उन्हें अपनी अम्मी और बहनों का भी तो खर्चा उठाना है। अम्मी पैसों के लिए तकाजा करती रहती हैं और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराज़गी से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं रहकर कोई नौकरी कर लूँगी, लेकिन मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर अरमान कहने लगे, तुम्हें भला यहाँ क्या काम मिलेगा? तुम क्या नौकरी करोगी? बहुत सोचने के बाद मैंने अरमान से कहा कि चाहे मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। अरमान को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी ज़रूर करूँगी। फिर मैंने आसपास पूछकर कुछ अरबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया। उन 2 महीनों में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई। 2 अरबी औरतों ने मुझे अपने घर पर खाना पकाने के लिए रख लिया। तो मेरी बात सुनकर अरमान हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने सच में काम ढूंढ लिया है, पर मैं दूसरों के घर में जाकर तुम्हें काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। अरमान ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने ही अरमान का दिल मौम कर दिया। अब वो खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने का दबाव डाल रही है, इसलिए वे मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया कि अरमान ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब मैं वहीं हमेशा के लिए रह सकती थी। मैंने खुशी में अरमान को गले लगा लिया और अगले दिन अरमान दफ्तर जाते हुए कहकर गए कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना पहले दिन ही वापस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा लिए और फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन औरतों के घर पर लेकर चली गई।
घर क्या थे, आलीशान महल थे। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों अरबिन मालिकिन औरतें बहुत अच्छी और नेक दिल थी। उन्हें उर्दू समझ आती थी लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस प्रकार का खाना पका कर दूंगी। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब सी बात देखी। बहुत बड़े डब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मैं और मेरे पति भी तो इंडिया से बहुत सारी फिटकरी लेकर आए थे, पर उन्हें भी नहीं पता था कि इसका क्या इस्तेमाल है। लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी मुलाजिम थे वे सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और अरमान पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अरबी औरतें इसका क्या करती हैं? मैंने सोचने में ही 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबिन औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज़्यादा फिटकरी थी। मुझे यह देखकर बड़ा अजीब लगा। आखिर माजरा क्या है? इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मुझे खाने पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी दूसरी अरबी मालिकिन बावर्ची खाने में आई और उसने फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर उसे तेल में डालकर एक तरफ रख दिया। उसने ऐसा क्यों किया था मुझे मालूम नहीं हो सका था। उसका अंदाज छुपाने वाला था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मुझे और भी ज़्यादा हैरत हुई। खैर, मेरा पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का काम खाना पकाकर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और अरमान के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी नहीं लगा। शाम को अरमान के घर वापस आने पर उन्होंने मुझसे ढेरों सवालात पूछने शुरू कर दिए, पर मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। वो चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर अरमान हल्के से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। अरमान रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर ले गए। यह पहली दफ़ा था जब मैं इतने सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार अटकी हुई थी कि अरमान मुझे वापस ना भिजवा दे। अरमान मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं बहुत खुश हुई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीज़ें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार वह यह सब देख रही थी। अरमान ने मुझे कुछ खरीदारी भी कराई और वहीं उन्हें एक ऑफिस का दोस्त मिल गया। उनके साथ उनकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि शादी के बाद मैं इंडिया से यहाँ पहली बार आई हूँ, तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर पर अगले ही दिन दावत के लिए बुलाया। वे लोग अरबी थे, लेकिन उनको उर्दू भी काफ़ी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत जिद करने पर अरमान ने दावत के लिए हाँ कर दी। मैं इस दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि यह पहली दफ़ा था जब यहाँ आकर हम किसी के घर दावत करने जा रहे थे। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। अरमान कहकर गए थे कि वे जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए चलेंगे। अरमान के आते ही हम दोनों दावत के लिए चल दिए। उनके घर दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसे देखकर मुझे उस पर बड़ा प्यार आया। अरमान के दोस्त की बीवी का नाम फातिमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर
मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आप बैठ जाएं, मैं खाना तैयार करके आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त मेरी नज़र कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ी और एक दफ़ा फिर मेरे दिल में यह सवाल उठ खड़ा हुआ, आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का क्या करती हैं? मैंने सोचा मैं इस फिटकरी का राज फातिमा से ही पूछ लेती हूँ, मगर मैं फातिमा से पूछने में थोड़ी झिझक महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरी अरबिन मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी को तेल में डालकर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। फातिमा का ध्यान खाना पकाने की तरफ था, पर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उसे से सवाल पूछ लिया कि यह फिटकरी यहाँ क्यों रखी है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर कबर्ड में रख दी। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वह खाना पकाने में लग गई। मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। फातिमा ने बड़ा ही मज़ेदार खाना पकाया था। दावत बहुत अच्छी रही थी और हम उन लोगों से इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए। लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकर ही चलती रही थी। अरमान ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अरमान को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालिकिन के घर फिटकरी के बड़े डब्बे देखे थे और आज फातिमा के बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर ये अरबी औरतें क्या करती हैं इस फिटकरी का? मेरी बात सुनकर अरमान हंस पड़े और कहने लगे, तुम भी औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे का क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे भी उन औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई थी। मेरे मम्मी पापा अक्सर मुझे फोन करते थे। जब से मैं अरमान के पास आई थी, मेरी अम्मी को सुकून हो गया था। मैंने अपनी अम्मी से भी कई दफ़ा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे, लेकिन अम्मी को भी नहीं पता था कि फिटकरी को तेल में मिलाकर क्या किया जा सकता है। यह बात मेरे लिए एक हैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे इंडिया वापस जाने की फिक्र नहीं थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबिन मालिकिन मेरा बहुत ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता था। दिन के 3-4 खाने पकाने होते थे, वह भी थोड़े थोड़े। ऐसा करके कुछ दिन गुजर गए और एक दिन अरमान दफ्तर से लौटे और मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अरबिन औरतें यह नहीं चाहती कि ये राज किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल उनके खानदान से चली आई परंपरा है और इसे वे अपने तक ही महफूज रखना चाहती है। इसलिए फातिमा भाभी ने भी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। अरमान की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। आखिर इस फिटकरी में ऐसा क्या है जो इस कदर छुपाने लायक है? अरमान कहने लगे, हर इलाके की अपनी रस्म रिवाज और टोने टोटके होते हैं। तुम जब से यहाँ आई हो, तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीजें इंडिया में होती है वो यहाँ नहीं होती। इसी तरह फिटकरी का इस्तेमाल भी है। इंडिया में अलग तरीके से किया जाता है, पर यहाँ उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही अलग है। अरबिन औरतें इसको बिल्कुल अलग किस्म का ही फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जो तुम्हें हैरान कर देगा। और अगर इंडियन औरतों को उसके बारे में पता चल जाए तो हर घर में फिटकरी के टुकड़े नजर आने लगेंगे। मैंने अरमान को घूर कर देखा और कहा, अब बता भी दें और कितनी पहेलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर अरमान ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं चौंक गई। अपने 22 साल की जिंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से अरमान से पूछा, आप सच कह रहे हैं क्या? अरमान कहने लगे,
हाँ, यह बिल्कुल सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसी ने मुझे ये सारी बात बताई है। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे जो बताया कि अरबिन औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा होता है। कुछ जड़ी बूटियों व अनेक तेलों को मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखा जाता है। उसके बाद रोज रात को उसमें फिटकरी को डालकर कुछ घंटे छोड़ दिया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और जांघों में लगाती हैं और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो औरतें इस फिटकरी वाले तेल का इस्तेमाल करती हैं उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई अरमान ने ठीक कहा था। अगर इंडिया में औरतों को इसके बारे में पता चल जाए तो सब की सब औरतें इस टोटके का इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे यह समझ नहीं आया कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपाकर क्यों रखती हैं। मेरी बात सुनकर अरमान कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें यह बताना भी नहीं चाहती कि वे बेटा पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। अरमान की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, मेरे पास तो फिटकरी भी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर अरमान हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही खुदा की नेमत है। अरमान की बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था कि वह दूसरे मर्दों की तरह उन्हें औलाद में बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों अरबिन मालिकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात यह थी कि मेरी दोनों अरबिन मालिकिन के यहाँ बेटे पैदा हुए थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामगार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी मुझे बेटा हुआ था। बेटा या बेटी यह सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान अपने तौर तरीके से ऊपर वाले के फैसले को बदलने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें भी ऐसा ही कुछ कर रही थी, पर मेरा ये मानना है जो बीज एक बार पड़ चुका उसे कोई नहीं बदल सकता। पर हाँ, आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि पहले ही यह तय कर दे कि बीज बेटे का डालना है या बेटी का, और यह बता भी सकता है कि किसी का होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। पर सिर्फ बेटों की चाहत रखने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि उन बेटों के लिए बहुएं कहाँ से लाओगे? अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए भी तो तुम्हें एक औरत की जरूरत होगी। इस दुनिया में ऊपर वाले ने हर चीज का बैलेंस बनाकर रखा है। अगर हम उसे बदलने या तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भुगतेंगे भी हम ही। मेरा यही मानना है कि इस दुनिया में दोनों का वजूद जरूरी है, वरना ये दुनिया औरतों के लिए ही जहन्नुम बन जाएगी। रही यह बात तो मैं नहीं जानती थी कि कितनी अरबिन मालिकों के घर पर फिटकरी मौजूद थी और क्या ये सच में चीज काम करती थी या नहीं। क्या आप लोग भी बेटे के लिए किसी तरह के टोटके का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने कभी अरबी औरतों की फिटकरी के टोटके को सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमें बताएं, क्या बेटा ही जरूरी है? अगर ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो इसमें कोई बुराई है? दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसी ही रोचक और मन को छूने वाली कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं।